अब अगर चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज़ की बात करें, कॉमन है, काफ़ी बच्चों में है। तो एज़ अ कंट्री बात करूँ तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, या मतलब कंट्री और उसका हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेयर्ड लगता है इन सब इश्यू से डील करने के लिए? नहीं, अभी हमें बहुत मॉडिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अभी भी हमारे थॉट्स वही पुराने बेसिस पे ही चल रहे हैं कि ठीक है, होता है 100 में से 1 बच्चे के साथ, किसी के साथ ये चीज़ होती है। बट जैसे-जैसे हमारी लाइफ़ भाग रही है, वैसे-वैसे हमारा माइंड भी उसके साथ भाग रहा है। चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फर्स्ट, देन आवर फैमिली, देन सोसाइटी विल कम। आई फील जैसे-जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, दीज़ इश्यूज़ आर गोइंग टू बी वेरी कॉमन अमंग द चिल्ड्रंस, और कहीं न कहीं जो हमारे नियरेस्ट डॉक्टर है लाइक फिजिशियन, दे मस्ट हैव नॉलेज ताकि वो बात कर सकें हमसे। अगर हमारे पास इसके पहले से ही नॉलेज होगी कि ऐसी चीज़ें होती हैं, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, तो हम बेस्ट अपने एक्शंस ले सकते हैं, उस पे वर्कआउट कर सकते हैं। पहले ही चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। जितनी अवेयरनेस होगी, उतनी इन चीज़ों की रिडक्शन होगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि अवेयरनेस जो बेस्ट मीडियम हो सकता है अवेयरनेस का, क्या हो सकता है? बेस्ट मीडियम हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट। अगर आपकी एक क्लास में एक बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम है, तो रिमेनिंग जो बच्चे हैं उनको उनके साथ डील करना, उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उनके पेरेंट्स के साथ इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड कंपैशन बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों में एंड पेरेंट्स में। बिकॉज़ पेरेंट्स बहुत कट ऑफ कर देते हैं कि यार इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसके साथ हमें नहीं रहना है। वहाँ पे जब हम कंपैशन लाएँगे, उस बच्चे के साथ हम मिल-जुल के चलेंगे, वहाँ से हमारी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, और जब हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस भी चेंज होंगे। बेसिकली आजकल एक वर्ड सुनने में क्या आया कि न्यूज़ और उसमें भी कि एम्पैथेटिक या एम्पैथी वो होनी चाहिए हम सब में। कंपैशन भी होना चाहिए, सिम्पैथी भी होनी चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, जो कि मेंटल हेल्थ या कुछ इस तरह के इश्यू डिमांड करते हैं। बिकॉज़ पेरेंट और बच्चों के पेरेंट्स या बच्चे, अगर हमारी कोई लेग में फ्लो दिखता है, हाथ में फ्लो दिखता है, तो वो उस फ्लो को देखते हैं और समझते हैं। कुछ कोई एक आध जना करता होगा, लेकिन हर कोई नहीं करता। लेकिन समटाइम्स कुछ इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो हर कोई हमको कट ऑफ करने की कोशिश करता है। मैम, इस जर्नी में आपने डॉक्टर्स के पास विज़िट किया, आपने थेरेपिस्ट के पास विज़िट किया, कि कंसल्टेशन करी, बताया गया कि उन्हें कि भई ऑटिज़्म है। फिर आपने काम करना स्टार्ट किया अपने बच्चे के ऊपर विद थेरेपिस्ट, विद मेडिसिन्स। तो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मोमेंट आया जहाँ आपको लगा कि हाँ यार, थोड़ी-थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं, जब उसने अपने आप बोलना शुरू किया कि वॉशरूम जाना है, छोटे-छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट किया। एक सिंगल मोमेंट पे भी जब उसने बोला हैप्पी न्यू ईयर या मम्मा, पापा, लेट्स गो, वो छोटे-छोटे ब्रेक थ्रू आपकी इतनी अमेजिंग, वो आपको लगता है कि जितना भी आपने काम किया है, वो रिजल्ट दे रहा है आपको, आउटकम आपको उसका मिल रहा है। तो वहाँ से आपकी प्रोग्रेस और बढ़ती है, क्योंकि आप एफर्ट डालते हो देन कि थिंग्स आर वर्किंग आउट। कि धीरे-धीरे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो स्लो प्रोग्रेस है, बट वो अपने पेस पे एक प्रोग्रेस कर रहा है। अब थोड़ा बढ़ते हैं स्कूल्स की तरफ, कुछ इंस्टीट्यूशन की तरफ, जहाँ पर बच्चे को अपनी डेवलपमेंट के लिए एंटर करना पड़ता है। तो क्या स्कूल्स, टीचर्स और सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव है ऐसे बच्चों को हैंडल करने में? इंक्लूसिव है। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने ये इम्पोर्टेंट कर दिया है कि इंक्लूसिव स्कूल्स किए गए हैं, बट फैसिलिटीज अभी भी प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि बहुत उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगेन अथॉरिटीज जो हमारी रहती हैं, वो इस चीज को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं कि हमारे पास ठीक है, बट आपको सेल्फ देखना पड़ेगा देन ऑल्सो। तो वहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर। आपने कभी स्कूल में जो स्पेशल एजुकेटर होता है, उससे बात करी है अपने बच्चे के रिगार्डिंग? मैं तो सर क्लास, मेरी डॉटर की क्लासेस रहती हैं स्पेशल एजुकेटर्स की। मैंने लास्ट जब बहुत फाइट किया उसके लिए। मुझे स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल में होने के बाद, बच्चे की प्रॉब्लम पता होने के बाद भी स्पेशल एजुकेटर से क्लासेस लेने के लिए फाइट करना पड़ा पूरा ईगो। मतलब मैंने इंडिया में देखा है कि हमारे पास सब चीज़ें होती है, तो ये फाइट क्यों है? मतलब स्पेशल एजुकेटर से सेंस नहीं है। इवन स्पेशल एजुकेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा चीज़। अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, और उनको वर्क नहीं करने दिया जा रहा है। उनके ऊपर बहुत कंट्रोल रहता है ओके। अथॉरिटीज़ का, हायर अथॉरिटीज़ का। और उनका पॉइंट ये रहता है कि दिस फैसिलिटीज़ आर फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड ये इन चीज़ों के लिए है, हमारे पास ये फैसिलिटी ऐसे नहीं है। देन व्हाई यू हैव पिक द ऑप्शन ऑफ इंक्लूसिव, अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है तो। तो फिर आप अपने आप को टैग क्यों करते हो कि वी आर इंक्लूसिव? क्या फिर या गवर्नमेंट को टैग करते हैं कि भई हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कर रहे हैं? बच्चों को वो देना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशल एजुकेटर के साथ आपका कैसा रिलेशन था? आप बच्चे के साथ एज़ अ शैडो टीचर काम करते हो। तो स्पेशल एजुकेटर से क्या जानने को मिलता है? क्योंकि वो आपके बच्चे पे नहीं, थोड़ा बहुत किसी और के बच्चे पे भी काम करता होगा।
स्पेशल एजुकेटर में ये रहता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को उनको अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। उनके लेवल पर जाके हम चीज़ों को समझाते हैं कि कुछ बच्चा राइटिंग में सीखता है, कुछ ड्राइंग के फॉर्म में सीखता है, कोई पिक्चोरियल प्रैक्टिकल सीखता है। तो स्पेशल एजुकेटर का वर्क यही रहता है कि वो बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचाने कि बच्चा की पिकिंग किसमें स्ट्रांग है और उस मोड से उस बच्चे के साथ काम किया जाए। थोड़ा-सा ऑटिज़्म वाले बच्चे के साथ कैसे काम करता है वो? अगर बच्चों को हमारा पिक्चर फॉर्म में समझ आ रहा है, राइटिंग फॉर्म में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, सेंटेंसेस फॉर्म में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो उन टॉपिक्स को, उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में पिक्चर्स फॉर्म में अंडरस्टैंड करा सकते हैं। हमने डायरेक्ट जैसे हमने बोल दिया कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिबलिंग, इनको जब हम पिक्चर फॉर्म में कंटिन्यूटी में हम उन्हें कराएँगे, जो बच्चा एक नॉर्मल 2 बारी में समझ रहा है, 1 बारी में समझ रहा है, बच्चे 4 से 5 टाइम ले लेते हैं समझने के लिए। आप उनकी स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए। अगर वो राइटिंग मोड को पढ़ पा रहा है, उससे अंडरस्टैंडिंग ला रहा है, तो आप वहाँ से उस बच्चे को समझाइए। पिक्चर फॉर्म से आप उसको अंडरस्टैंडिंग कराइए कि ये आपके दादू हैं, ये ग्रैंडफ़ादर हैं, उसकी लैंग्वेज को पिक करके। आप मीडियम को बेस ना करके इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है या जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज पिक कीजिए। इसको थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ करते हैं क्योंकि इसमें इसमें तो नॉर्मल बच्चे भी आ जाएँगे, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एक जैसे मेरी डॉटर हाइपर एक्टिव है, ठीक है? उसका समझने का एक तरीका तो वहाँ पर कैसे रोल प्ले करते हैं टीचर को समझाने के लिए, पेरेंट्स को समझाने के लिए? वही क्योंकि टीचर तो देखो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो तो मेबी फ्रस्ट्रेट हो जाए, हुँ। मदर नहीं होती। और आजकल बहुत सारे टीचर्स को ही देखा है हिमसेल्फ, हरसेल्फ सो फ्रस्ट्रेटेड कि वो सारा गुस्सा हमारे ऊपर ही निकालते थे। मुझे याद है मैंने कहा आके हमारे तो थप्पड़ मार दिए। अब समझ में आता है अपने घर पे लड़ाई हुई होगी इसलिए मारे हैं। तो उस वे में थोड़ा-सा एक नॉर्मल थोड़ा-सा मैं दोबारा इस वाले स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है क्लास में, उसको कोई चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यू है या उसमें कुछ ऑटिज़्म है थोड़ा-सा, तो कैसे हैंडल करता है? हर बच्चे की स्ट्रेंथ होती है, किसी को ड्राइंग बहुत पसंद होती है, कलरिंग बहुत पसंद है, किसी को पपेट फॉर्म में चीज़ें अंडरस्टैंडिंग समझ आती हैं, उसकी स्ट्रेंथ होती है। हर बच्चे की एक वे ऑफ डीलिंग है। आप उस बच्चे का पहले स्ट्रेंथ पकड़िए कि उसको किस स्टेज में इंटरेस्ट आता है, उस पे आप वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जब आपकी एक स्पेशल एजुकेटर या कोई भी पर्सन जो उस बच्चे के साथ वर्क कर रहा है, आपकी जब उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, आप उसको 5 मिनट, 10 मिनट्स उसके इंटरेस्ट का वर्क दीजिए। देन टेक योर कांसेप्ट जो आपको उसे समझाना है, उसी फॉर्म में थोड़ा-सा अपना मोड ऐड ऑन करके जब आप उस बच्चे के साथ वर्कआउट करते हैं, तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। और जो स्पेशल एजुकेटर कभी-कभी आपसे भी बात करता होगा आपके बच्चे के रिगार्डिंग, तो क्या बातचीत होती है? किस तरीके से वो बच्चों के सबसे पहले तो क्लास का ही रहता है कि क्या स्कूल में चल रहा है, क्या नॉर्मल लाइफ में चल रहा है और बच्चा कितना पिक कर पा रहा है। बच्चे का लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ है या कहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी वर्क और करने की ज़रूरत है। मोस्टली पॉइंट्स यही रहते हैं स्पेशल एजुकेटर्स के साथ। देन स्कूल अथॉरिटीज़ हैव देयर ओन पॉइंट्स कि कैसे आप वर्क कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, थेरेपिस्ट कहाँ चल रही हैं, कितना बच्चा वहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है, कितना आपको यहाँ पे लग रहा है कि बच्चा इंडल्ज हो रहा है क्लास में या एक्टिविटीज़ में। यही सब पॉइंट्स स्पेशल एजुकेटर्स के साथ रहते हैं। तो यू फील सो कि स्पेशल एजुकेटर सपोर्टिव होते हैं? होते हैं बिकॉज़ उन्होंने भी बहुत बच्चों के साथ डील किया है। धीरे-धीरे आपके अंदर ये बच्चे ना हमारे अंदर कुछ चेंज लाने के लिए आए हैं। ये हमारे अंदर और करेज और कंपैशन लेकर आते हैं। आपको डील करना आता है बच्चों के साथ। आप अपने इनर ज़ोन से बाहर निकल कर आते हो। इनिशियली जब आप अपनी डॉटर को स्कूल एडमिशन के लिए लेके गए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज़ अ मिक्स एक्सपीरियंस क्योंकि थोड़ा-सा ये रहता है कि हाँ, हमारा बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। जैसे सब हम नॉर्मल इन द सेंस जैसे सब पूरी सोसाइटी के बच्चे जा रहे हैं, वैसे ही मेरा बच्चा भी स्कूल जा रहा है। पेरेंट्स की सबसे पहले यही उम्मीद रहती है। बट जब आप वहाँ जाते हो, जो भी आपके स्ट्रगल्स रहते हैं, अगर आपका स्कूल कोऑपरेटिव है, दे आर रेडी टू वर्क विद यू ऑन द किड, तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। बट जहाँ पे उनकी इग्नोरेंस आ जाती है और दे आर नॉट रेडी, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तब वो जर्नी पूरी पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। तो माइट बी यू विज़िट द 2-3 स्कूल्स, 5 स्कूल्स तो कहीं पे लगा कि यार ये सपोर्टिव है, ये नहीं है, ये बहुत इग्नोरेंट मोड में है। ऐसा ही रहता है क्योंकि मिक्स ओपिनियन रहते हैं डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसकी अथॉरिटीज हायर अथॉरिटीज का इंडिविजुअली नेचर कैसा है। इट डिपेंड्स ऑन दैट बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय अ मैन। यस, हायर हायर अथॉरिटीज सब हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो रन कर रहे हैं, तो अगर उनका एक्सेप्टेंस रहता है, उनके अंदर कंपैशन रहता है फॉर ईच इंडिविजुअल, तो चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। बट जहाँ पे उनकी इग्नोरेंस रहती है, दे आर नॉट रेडी टू वर्कआउट अगेन, आई से
तो वहाँ पे चीज़ें बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और पेरेंट्स के लिए उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कि बच्चा जो अचीव कर सकता है, वो उनकी इग्नोरेंस की वज़ह से अचीव नहीं कर पाता है। अगेन वही डिले और हो जाते हैं चीज़ों में उसकी डेवलपमेंट और डिले हो और जाती है। डिले हो जाता है। Yes, you are right. But men's are more ignorant because they have less emotions. But there are other females also जो इन चीजों को रिगार्ड नहीं करते इतनी अथॉरिटीज पे बैठ हमारे हमने हर तरह के टीचर्स से जैसे मिलते हैं, अपने भी हमने हमारे भी जो टीचर्स हुए हैं, कुछ स्कूल्स में ये क्राइटेरिया रहता है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की तरफ ध्यान दिया जाता है। उनको सामने फ्रंट लाइन पे 5 बच्चे 10 बच्चे खड़े करने हैं और उन्हीं पे ही काम चलता है। 99% वालों को। हाँ, 99% वालों का या स्पोर्ट्स और टेनिस वाले का कि यार ये दे आर द बेस्ट, इनको आगे रखते हैं, इन पे काम करते हैं। वो तो कर रहे हैं, उनको आपको देना है ध्यान, बट जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत होती है। मैम एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव देखते हैं। सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो है, ऐसे बच्चों को किस तरीके से देखता है और क्या पेरेंट्स को भी टैग कर देते हैं वो? बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारा बच्चा यहाँ से कुछ गलत ना पिक कर ले, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे में ये दिक्कत ना आ जाए, ये सब रहता है। वही है कि जब बच्चे मिलके खेलते हैं तो बच्चे एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, वहीं से उनका कैरेक्टर बिल्ड होता है, नेचर बिल्ड होता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ मिक्स ऑफ ऑड एंड इवन। आप उनको कट भी करेंगे तब भी वो कहीं अच्छे बच्चों से भी कुछ बुरी चीज़ें सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब हम मिक्स करके चलेंगे, बच्चों को कंपैशन सिखाएँगे, एक-दूसरे के साथ मिलना सिखाएँगे, तो वो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अपनी सोसाइटी में देखा कि आपके बच्चे के साथ जैसे कोई नेबर डील कर रहा है, तो ही हैज सच थिंकिंग ऑफ कंपैशन, कभी लगा? कुछ पेरेंट्स, कुछ नेबर्स बहुत ध्यान देते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स उनकी जो पर्सनैलिटी रहती है वो बहुत केयरिंग रहती है, तो वो ईच लाइफ कि हाँ, बच्चा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, इट्स ओके, वी आर हियर, अब छोड़ दो, हम देख रहे हैं। तो वो एक इतना सा ही सपोर्ट पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड का वर्कआउट करता है। और सम टाइम कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा है। और वो फाइंड आउट के लिए तो एवरीवन इज़ एवरी टाइम रेडी कि यहाँ पे फॉल्ट्स आपको नज़र आएँ और वो पॉइंट आउट तो बहुत जल्दी किए जाते हैं। ओके। मैम और देखिए नो डाउट कन्वर्सेशन बच्चे के आस-पास ही घूम रही है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर वही है। हस्बैंड, फैमिली, आपके रिलेटिव सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में? By God's grace, my husband is very supportive and yeah, some relatives are very supportive जिनकी वजह से आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। Some are not supportive. It is a mix of both sides. But पॉजिटिव से भी आपको ये आउटकम रहता है कि आप आगे बढ़ पाते हो और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है आपके रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, whoever they are, वहाँ से भी आपको एक पुश मिलता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लोगे तो। दे आर पुशिंग यू टू मूव फॉरवर्ड बाय देयर नेगेटिव कंपेयर्स, बट इट इज नॉट ईजी फॉर एवरी पेरेंट टू डील बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। उनके अंदर एक अपनी जंग ऑलरेडी चल रही है, जब बाहर से भी वो और मिलती है तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। इट्स वेरी नॉर्मल कि जब मतलब अगर हम ये वैसे भी ना देखें बच्चे के एस्पेक्ट में, अगर नॉर्मली हम किसी चीज़ से परेशान हैं और बाहर से अगर हमें कोई भी क्रिटिसाइज़ करेगा तो इट इज़ अ डबल स्ट्रगल फॉर अस। आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, दैट अ वेरी गुड थिंग। एक मदर का बॉन्ड पहले होता है चाहे बच्चे में कोई फ्लो हो या ना हो, एंड इट इज़ वेरी मतलब वो अपना मोर देन 100% ही देती है। हस्बैंड में कहीं कभी-कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो लैग भी करते हैं। तो कैन यू टेल कि जहाँ पर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता उस मदर के लिए कैसी फीलिंग होती है? उस मदर के लिए जर्नी और ये फीलिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज़ सबसे पहले आप पार्टनर ही आपके लिए मैटर करता है। आपके पेरेंट्स भी पीछे छूट गए हैं, आपकी फैमिली भी पीछे छूट गई बिकॉज़ एवरी टाइम यू आर लिविंग विद योर पार्टनर। वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है अपने हस्बैंड से, अपने स्पाउस से या आपकी वाइफ से, इवन कई बार आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि आप इंडिविजुअली उतना फाइट नहीं कर पाएँगे, उतना आप आप मिलकर नहीं कर पाएँगे जितना मिलके एक साथ कर सकते हैं बच्चे के साथ। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फाइनल क्वेश्चन। सो इस पूरी जर्नी ने आपको एक माँ के रूप में क्या सिखाया व्हाइल यू टेकिंग केयर ऑफ योर ऑटिस्टिक चाइल्ड? इस जर्नी ने मुझ में और एम्पैथी, कंपैशन डेवलप किया। इस जर्नी ने मुझे ये सिखाया कि वी हैव टू लिव ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इट इज़ वेरी प्रेशियस व्हाटएवर कंडीशंस यू आर लिविंग इन एंड लिव टू द फुलेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सेप्ट व्हाटएवर challenges you are facing right now. It is not easy to accept these things, but when you're ready to accept, when you're ready to work out on these, things will become much, much better और चीज़ें वर्कआउट होंगी। Have deep conviction in yourself.
हम अपना फ्लो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैं बच्चे का फ्लो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आई फील इट्स सो। वेरी डिफिकल्ट। बहुत टाइम ऐसा होता है जब आप अकेले बैठ के रोते हो, अपने आप को एक अलग ज़ोन में ले जाते हो। आप अपना भी एक टाइम चाहते हो, आपका अपना टाइम तो शायद मिस ही हो जाता है, आप अपने बारे में सोचना ही शायद भूल जाते हो। बट एट द एंड जब आप बच्चे को प्रोग्रेस करते हुए देखते हो, बिट बाय बिट एट हर और हिज पेस, तो चीज़ें आपको लगता है कि थिंग्स आर वर्किंग आउट। जब आप बच्चे को थोड़ा-सा भी बेटर देखते हो, आप में एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। बहुत पेशेंस वाली जर्नी होती है, आई फील सो पर्सनली। Much patience. It required lots of patience in you. It's not a easy journey. एक दिन की ये जर्नी नहीं है। जब बच्चे को एक बुखार होता है तो 2 दिन के लिए माँ शायद जो या फादर शायद सोता नहीं है, खाना नहीं खाता है, अपने चीज़ें भूल जाता है। बट ये तो हमारी एक जर्नी चल रही है। किसी की 2 साल, किसी की 6 महीने में भी कट जाती है, किसी की लॉन्ग ईयर्स तक भी जाती है। सो एवरी सोल हैज़ हिज और हर जर्नी। उसके पेस पे हमें वर्कआउट करना पड़ता है, हमें अपना सब कुछ भूल के उसके साथ जीना पड़ता है। मैं फाइनली आप पेरेंट्स को या मदर को, फादर को क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो कि जिनको दिख रहा है कि उनके बच्चे में कोई डेवलपमेंट इश्यू है? दिस इज योर्स लास्ट फाइनल। Have deep conviction in yourself, in your instinct. Mothers, fathers' instinct. They have a strong bond with the kids. They know much better than any other through their kids. Have full faith in your kids' ability, kids' potential. Let them groom themselves. जितना उनके अंदर पोटेंशियल है उनको वहाँ पे खेलने दो, उनको उनकी जर्नी को फील करने दो। लेट देम कम टू देयर फुलेस्ट। उनको नेचर के साथ इंडल्ज कीजिए, उनके साथ आप इंडल्ज हुए कीजिए। आप उनके साथ खुल के जिए हर मोमेंट को, और प्लीज बी हैप्पी, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो वॉइस ऑफ केयर में ये हमारी कन्वर्सेशन थी कनिका जी के साथ। एक मदर की जर्नी उन्होंने डिफाइन करी, बताया बच्चे के साथ जो इशू था उस पर कैसे काम किया गया, हेल्थ केयर सिस्टम से कैसे डील किया गया। फाइनली आई वांट टू से, देखिए कोई भी इशू है, whether it relates to your behavioral or development part or your body part, it will take some time and it will be a journey. अगर मैं बात करूँ ऑटिज्म की, ADHD की, it can take around 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. So it is a journey. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी पेशेंस लूज नहीं करना। यू मस्ट बी हैव एम्पैथी इन योरसेल्फ फॉर योर चिल्ड्रन, कंपैशन, एंड आपको ये बिलीव करना है कि हाँ, धीरे धीरे बच्चा अपनी पेस पे प्रोग्रेस करेगा। आपको जस्ट राइट डॉट्स कह लो, वो ही कनेक्ट करने हैं, चाहे वो थेरेपी की फॉर्म में हो, चाहे मेडिसिन की फॉर्म में हो, चाहे हेल्थ केयर की सिस्टम की फॉर्म में हो। एंड एज टीथ केयर टीम हम आपके साथ हैं इस चीज को समझने के लिए। राइट डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ आप अप्रोच कर सकते हो, एंड कौन कौन से अफोर्डेबल सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। जितना, अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट इशू आता है बच्चे के साथ और अगर आप उसे पहले समझते हो तो उसे डील करना ज्यादा इजी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसे इग्नोर कर दो। इग्नोरेंट मोड में रहोगे, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो इशू बच्चे के लिए प्लस आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा ओवर द टाइम। माय फाइनल वर्ड्स फॉर द पेरेंट्स, अगर कोई ऐसा इशू दिखता है आप उस पर काम कर सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपने राइट सपोर्ट सिस्टम से उसके बारे में बात करिए। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर एल्डर वन जिनके बच्चे हो, किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं आप उससे बात करिए। यू विल फाइंड सम वेज एंड यू कैन कनेक्ट टू अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। थैंक यू गाइस।